किसी ने लिखा है। हमारा इतिहास तो इतना नया नहीं है। हमारा इतिहास तो 15-20 हजार साल पुराने हैं। वेदों की ही उम्र 15,000 साल पुरानी है। और वेद जैसी चीजों को समझने की क्षमता जिस समाज में रही हो, वो समाज कम से कम 5,000 साल तो पुराना रहेगा। नहीं तो ऐसे विद्वान लोग कैसे, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि कैसे जंगलों में तपस्या कर रहे होते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, अध्यात्म की गूढ़ विषयों की चर्चा करते हैं, श्लोक बनाते हैं, ऋचाओं में अपनी बातों को बोलते हैं, कविताओं में अपनी बातों, संस्कृत भाषा की कविताओं में अपनी बातों को बोलते हैं। तो उस समाज का कुछ तो इतिहास है, तो उसको 5,000 रखिए। तो कोई 20,000 साल से हमारा इतिहास चला आ रहा है। अब आप उसको नकारिएगा कि नहीं नहीं ये तो बकवास है, इनका इतिहास यहां से शुरू होता है। ये हमने देखा कि हमारा इतिहास नहीं है, किसी ने हमारा इतिहास लिखा है। कुछ लोगों ने, एक वर्ग विशिष्ट लोगों ने हमारे इतिहास को लिखा है। और हम ये भी जानते हैं कि जो विजेता होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, किताबों में है, सर्वविदित है। विजेता अपने तरीके से इतिहास को लिखते हैं। तो भारत के आक्रांताओं, भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों ने अपने अपने तरीके से भारत की चर्चा करी है, भारत का विवरण किया। और लास्ट कड़ी में ब्रिटिश लोगों ने हमारी हिस्ट्री को फिक्स किया, क्योंकि उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोल में लिया। अब एक बहुत बड़ा गैप इसमें है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो गैप ये है, सिंपल सी बात है, केवल गौर करने की बात है। भारतीय लोगों को भारत के बाहर पूरब चले जाएं या पश्चिम चले जाएं, भारत को हमेशा से ही बहुत गंदा देश, सपेरों का देश, जादू टोना का देश, करप्शन का देश, अनपढ़ों का देश कहकर पुकारा गया। लेकिन 1835 में जब ब्रिटिश का शासन था, लॉर्ड मकाले ने 1680 पेजों की रिपोर्ट बनाई थी भारत के ऊपर में। उनको कमीशन किया गया था कि आप रिपोर्ट बनाइए भारत के ऊपर। तो उन्होंने लिखा है कि यह एक ऐसा देश है जहां मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा। मैं उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत का पूरा भ्रमण किया मैंने, एक भी भिखारी मुझे देखने को नहीं मिले। किसी को मैंने भूखा सोता हुआ नहीं देखा, घरों पर ताले लगाए हुए नहीं देखे, और एक भी अपराध होते हुए नहीं देखा। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि हमने एक पुलिस कर्मी भी नहीं देखा, पुलिस व्यवस्था भी नहीं देखी। ये हमारी बात नहीं है, अंग्रेजों की स्वयं लिखी हुई स्टोरी है। भारत के बारे में 1680 पेजों की स्टोरी है, 1835 में लिखी गई है। अभी 200 साल पूरे नहीं हुए। 200 साल पहले हम ऐसे थे। 200 साल पहले हमारा भारतवर्ष ऐसा था। ये वेदों की कल्पनाएं नहीं है जो लोग बोलते हैं, ये तो कल्पना की चीजें किताबों में लिखी हुई है। ये ब्रिटिश की लिखी हुई कहानी है भारत की। तो सवाल ये उठता है, जिसको गौर करने की बात है, 200 साल पहले जो भारत ऐसा था, और ब्रिटिशों ने ही कहा कि ये भारत सोने की चिड़िया है। 200 साल पहले हम सोने की चिड़िया थे, हमारे यहाँ करप्शन नहीं था, हमारे यहाँ अपराध नहीं होते थे, और ये सारी घरों पर ताले नहीं लगाए जाते थे, कोई भूखा नहीं सोता था, कोई भिखारी नहीं था, और एक पुलिस कर्मी भी नहीं होता था हमारे समाज में 200 साल पहले।
तो सारी चीज को हम भूल जाएं और मान लें कि हाँ सचमुच में हम बड़े करप्ट आदमी हैं, हम लोग हैं भारत के लोग। ये कौन सा बकवास है? ये कहाँ का बकवास है? ये बकवास किसने शुरू किया? कुछ लोगों ने तो शुरू किया, जिन्होंने इतिहास लिखने का बेड़ा उठाया, उन्होंने डाउन प्ले किया इंडिया को। उस बात को क्यों हटाया जा रहा है हर जगह चर्चा से? हमारे विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है कि लॉर्ड मकाले का रिपोर्ट ये कहता है? उसको आर्काइव में डाल के छोड़ा हुआ है, अचार के बस्ते में, ठंडे बस्ते में अचार बनाया जा रहा है उसको। इसलिए मैं कहता हूं, किसी जनगोष्ठी का इतिहास अगर कोई और लिखता है तो उसका भविष्य भी कोई और लिखने की योजना बना बैठा है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत को अपने इतिहास को समझने की जरूरत है। और इतिहास का जो सोर्स होता है, सोर्स, ये इन लोगों की लिखी हुई किताबों से वो सोर्स नहीं मिलती है। हाँ बोलिएगा रोमिला थापर की किताब से हम इतिहास पढ़े हुए हैं, आप आईएएस बन जाइएगा उससे, आईपीएस बन जाइएगा उससे। देश का निर्माण आप उससे नहीं कर पाएंगे। वो सर्टिफिकेशन के लिए है। जो चीज अभी ऑथराइज्ड है, उस ऑथराइज्ड फ्लो में अपने आप को एडमिट करने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए उसकी जरूरत है। आप कीजिए, ठीक है, वो करना जरूरी है, क्योंकि जो अभी चल रहा है प्रवाह, उस प्रवाह में बने रहेंगे तभी तो हम कुछ सोच भी पाएंगे। वो तो ठीक है, सर्टिफिकेट लेने के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो एडजस्टमेंट करके चलिए सर, लेकिन आपको अपनी पहचान बनाने के लिए और भी अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका जैसे देश में जो मेन स्ट्रीम जो स्टोरी है हिस्ट्री की इनकी, उसके अलावा भी एक हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री का नाम है पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ अमेरिका बोल करके भी यहाँ एक किताब चलती है, जो लोगों की स्मृतियों से जो किताब लिखी हुई है। लोग क्या बोलते आए हैं, लोकोक्तियों में, लोक कथाओं में क्या चीज का जो कहानियां हैं, जो मेन स्ट्रीम एकेडमिक हिस्ट्री बुक्स में जिनको स्थान नहीं मिला, उसका एक अलग से भी संकलन है। ये प्रमाणित करता है कि जो लोक स्मृति की जो कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, वो निकाली जाती हैं। इसलिए तो लोगों ने उसका संकलन किया, करने की जरूरत समझी। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का इतिहास महाभारत से शुरू होता है। महाभारत के पहले भारत नहीं था, मतलब हम उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। एक भूभाग तो था बहुत बड़ा, लेकिन इकट्ठे होकर के एक अपना आइडेंटिटी तैयार होना वो हुआ नहीं था। महाभारत के समय इसीलिए उसका नाम महाभारत पड़ा कि जितने भी राज दरबार थे भारत में, सभी इकट्ठे हुए एक जगह पे, एक बात को लेकर के, न्याय और अन्याय को की बात को लेकर, सोशल एथिक्स की बात को लेकर के इकट्ठे हुए थे। सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस बात को लेकर के इकट्ठे हुए थे। और 18 दिन तक युद्ध चला। श्री कृष्ण उसका नेतृत्व कर रहे थे। सबों ने कहा कि ठीक है आप ही, और द्रोणाचार्य थे और श्री कृष्ण थे, दोनों ने मिलकर के इसका ये किया था। चलो भाई, उधर से द्रोणाचार्य थे, इधर से श्री कृष्ण थे। तो ये जो महाभारत होता है, तो महाभारत के पहले का भारत और महाभारत के बाद का भारत, तो जो महाभारत के पहले का भारत है उसको छोड़ा जा रहा है। हम भी उसको छोड़ेंगे, अभी स्थगित करें, जरूरत होगी तो वहां के सामग्री को हम उसकी चर्चा करेंगे। हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि सभी मानते हैं कि महाभारत जो है वो ब्रेकिंग ग्राउंड है, वहां से भारत की चर्चा शुरू होती है।
तो पहले अब ये समझिए कि महाभारत के पहले क्या था। जब 20,000 साल पुरानी बात है, भारत का जो है ये जनगोष्ठी रह रही है, तो महाभारत के पहले, तो महाभारत के पहले की जो सभ्यता थी हमारी, वो शिव के उपदेशों पर चल रही, हमारी सभ्यता चल रही, हमारी संस्कृति और सभ्यता शिव के उपदेशों से चल। और महाभारत में जो महाविनाश हुआ, तो महाविनाश पहले तो कारण समझ चुके हैं पिछली बार। ये महाविनाश हुआ क्यों, इतना बड़ा युद्ध हुआ क्यों? अहंकार के चलते, महत्वाकांक्षा और अहंकार, ये दो चीजों के चलते इतना बड़ा युद्ध हो गया। तो इसे प्रमाणित हुआ कि महत्वाकांक्षा और अहंकार ये अधर्म होता है, ये अधर्म का काम करता है, जिसकी हार हुई। अधर्म पर धर्म की विजय हुई है, महाभारत का निष्कर्ष यही है। तो अधर्म पर धर्म की जो विजय होती है, अब आप देखिए, श्री कृष्ण की सारी सेना कौरवों के लिए युद्ध करती है। आप उस प्रसंग को जानते हैं। कौरवों के लिए श्री कृष्ण ने कहा था दुर्योधन को कि देखो, हमारे पास तो दो ही चीजें हैं, मैं हूं और मेरी सेना है। अर्जुन भी चाहता है और तुम भी चाहते हो, दोनों में से एक ले लो, एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी सेना। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मुझे तो बस आपका चरण चाहिए, बस आप हमारा साथ दे दें और हमको कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन उछल कर बोला, हाँ हाँ बस ठीक है, तो हो गया, आपकी सारी सेना हमारी। तो अब ये आप समझिए कि क्या श्री कृष्ण की सारी सेना अधर्म की सेना थी क्या? श्री कृष्ण ने जो सेना रची थी, बनाई थी, वो क्या अधार्मिक सेना थी, अधार्मिक लोगों की सेना थी? ये सोचने का विषय है। लेकिन उन्होंने अधर्म के साइड से युद्ध किया। तो ये जो युद्ध था, किसी सिद्धांत का निर्णय लेने के लिए किया गया था। और अंत में निष्कर्ष क्या निकला? जतो धर्म ततो कृष्ण, जतो कृष्ण ततो जय। जहां धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहां कृष्ण है विजय वहीं है। उसके बाद का भारत वैदिक युग में चला जाता है। तो महाभारत के पहले का जो भारत था वो तांत्रिक युग में था, तंत्र में था। शिव की बताई हुई जो पद्धति थी उससे चल रहा था हमारा सारा काम। और महाभारत के बाद में वेदों के हिसाब से कर्मकांड होना शुरू हुआ। मैं उसकी कहानी कह चुका हूं, उसमें समय नहीं लगाऊंगा। अब वहां से चल पड़ा, ये वैदिक सिस्टम चल पड़ा। अब कुछ लोग उसको 5,000 साल पहले मानते हैं कि महाभारत 5,000 साल पहले हुआ, इसलिए ये बोलते हैं, उसी आधार पर ये बोल रहे हैं कि वैदिक युग 5,000 साल पहले शुरू हुआ। क्योंकि महाभारत का पीरियड वो 5,000 पर रखते हैं कि 5,000 साल पहले महाभारत हुआ। जबकि आनंद मूर्ति कह रहे हैं कि महाभारत 3,500 साल पूर्व हुआ। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट्स बना, उसमें भी 3,500 साल का इंडिकेशन आया, लेकिन उसको दबा करके रख दिया गया था। मैं आपको उसकी कहानी सुना दिया हूं। 1990 में यह घटना हुई है अरब सागर में, ऑफ कोस्ट गुजरात। पानी बहुत नीचे चला गया ज्वार भाटा में, तो वहां पर जो समुद्र के अंदर में बहुत बड़ी चार दीवारी मिली थी, तो उसके अंदर गोताखोरों ने जाकर के जो उसको लिया, देखा सारी नगरी पानी में डूबी हुई है। वहां से लकड़ी, सहतीर, किवाड़, टुकड़े और बर्तन जो मिले उनको उठा करके लाए और उसका रेडियो कार्बन डेटिंग किया, तो वो 3,500 साल पुराना पाया गया। लेकिन चूंकि इतिहास वाले बोलते हैं कि महाभारत 5,000 साल पहले हुआ है, कृष्ण 5,000 साल पहले आए हैं, इसलिए सारी बात को दबा करके रख दिया गया। पार्लियामेंट का डिबेट हुआ है 1995 में या 96 में, आर्काइव में देख लीजिए उसको। उसमें यह स्पष्ट ढंग से कहा गया कि अगर महाभारत को 3,500 साल के हिसाब से रखा जाएगा तो हम अपने इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा। बहुत से राजा महाराजा का समय काल बदलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम है। अभी इस काम को टेकअप नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे बाद में लिया जाएगा और उसको कारपेट के नीचे रख दिया गया। अखबारों में है, आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आर्काइव में मिल जाएगा। जबकि आर्कियोलॉजिकल जो हमारे वैज्ञानिक थे, उनका रिपोर्ट है कि महाभारत की जो नगरी, कृष्ण की जो द्वारका नगरी है समुद्र में डूबी हुई, वो
3,500 साल पुरानी है। और अब 30 वर्ष निकल चुके हैं जो पहली खोज हुई है। 1990 से अभी 2020 चल रहा है, 30 वर्ष निकल चुके हैं और अब फिर से उस चीज को लिखा जा रहा है और नए ढंग से उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की जा रही है और नई थ्योरी बनाई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ये नगरी 5,000 साल पुरानी। तो ये कहा जा रहा है कि रोमिला थापर जैसे जो हमारे इतिहासवेत्ता हैं जिन्होंने इतिहास की किताब लिखी है जिसको ऑथेंटिक माना जाता है, तो जो इतिहासकार हैं जो किसी मोटिवेशन को स्टैब्लिश करने के लिए इतिहास लिखा है जिन लोगों ने, उसको स्थापित किया जा रहा है, उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है कि यही सही है। और वो वैज्ञानिक रिटायर कर चुके हैं, 30 साल हो चुका है उनका, तो सीनियर साइंटिस्ट थे, सब रिटायर कर गए, 30 साल हो गया, शायद मर भी गए होंगे बेचारे, उनको कोई जानता भी नहीं होगा रिटायर होने के बाद उनके लाइफ का क्या हुआ। कोई अपने रिपोर्ट को जस्टिफाई करने के लिए बचा ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बात वहीं घूम कर के आती है, जो जनगोष्ठी अपना इतिहास लिखती नहीं है उसका इतिहास कोई और ही लिखता है, और जो इतिहास जो लिखता है वो अपने मंसूबे के मुताबिक उसके भविष्य का भी निर्धारण करता है। अंग्रेजों ने हमारे इतिहास लिखा और उन्होंने अपने मंसूबे के हिसाब से हमारे भारतवर्ष के एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, यहाँ के कानून बनाए, सारी चीजें बनाई, और उस बैच के उस क्लास के जो हिस्टोरियंस हैं उसी को जस्टिफाई करते हैं। और आज हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं क्योंकि सारी चीजें उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज की हुई है। लेकिन एक और भी चीज होती है, पीपल्स हिस्ट्री भी होती है। लोक स्मृति में जो इतिहास की कहानियां होती हैं जिनको नकारा जाता है, और जो विजेता होते हैं वो कहानियों को अपने हिसाब से सजा करके लिखते हैं, डेट्स को सजा करके लिखते हैं, शासन काल को सजा करके लिखते हैं, छाप देते हैं, किताबों में हार्ड कॉपी बन जाती है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। मुंह की आवाज मुंह शरीर जल जाने के बाद मुंह की आवाज हवा में चली जाती है, कुछ सुनने वाला नहीं होता है, लेकिन किताब हमेशा पढ़ने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बनते तैयार होते जाते हैं। एक बहुत बड़ी सेना, पूरा समाज तैयार हो जाता है कि हाँ ये किताबों में लिखी बात सही है। तो इस तरीके से भारत आज एक चौराहे पर खड़ा हो गया, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो इस दुनिया का सबसे पुराना देश है। मैं नहीं कह रहा हूं, सभी कहेंगे। 20,000 साल पहले कौन सा देश था दुनिया में? देखिए इतिहास को उठा 15,000 तो सभी बोलते हैं कि वेदों की उम्र 15,000 साल। चलिए 15,000 साल पहले कौन सा देश था धरती पर? देखिए उठा करके। यूरोप में क्या होता था उस समय, अमेरिका में क्या होता था। अमेरिका की तो उम्र ही है 400 साल भी पूरी नहीं हुई है। 1776 में तो इनका संविधान तैयार हुआ है। उसके पहले तो यूरोपियन कंट्रीज लोग आ करके यहाँ अपनी अपनी जमीन कैप्चर करते थे। नीदरलैंड्स के लोग, स्पेन के लोग, पुर्तगाल के लोग, जर्मनी के लोग, इंग्लैंड के लोग सब आ करके अपने अपनी जमीन छेक करके अपनी सेना लगा करके अपना अपना अख्तियार करते थे कि ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। तो इतना पुराना देश है, 20,000 साल पुराना देश। चलिए तो हम आगे चलते हैं। कहने का आशय यह कि अगर भारत को अपनी गरिमा के साथ सिर ऊंचा करने का एहसास अगर होता है तो उसको अपनी हिस्ट्री की किताबों को खंगालना पड़ेगा और तरह तरह के रिसोर्सेज को लेकर के इंडिया की हिस्ट्री को देखना, समझना पड़ेगा। अब इतने ऋषि महर्षि हैं, ऋषि मुनि हैं, सब कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है, सब बकवास बोल के छटा हुआ। मैं एक बात और भी पिछली बार आप लोगों को बोला था, फिर से बोल दे रहा हूं, वो ये है कि भारत अपना इतिहास लिखता ही नहीं था। इतनी समृद्धि थी, मानसिकता बहुत आगे निकल चुकी थी। जो पीछे चला जाता था उसको मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मर जाने के बाद में आदमी को जला दिया जाता था। इनकी आत्मा चली गई परमात्मा के पास, अब मिट्टी को मिट्टी में मिला दो, जला दो, स्मृति से हटा दो उस आदमी का, उसका नाम भी नहीं लिया जाता था। हमारे परिवार में, गांव में आज भी
प्रचलित है, मृत्यु हो जाती है तो उनका नाम भी भूल जाना पड़ता है। चलो भाई परमात्मा को हो गए, प्यारे हो गए, चलो हो गए। आगे की देखिए, बीती बात बिसारिए, आगे की सुधी ले। उनको परमात्मा ने बुला लिया, अब क्या करना है, चलो अब आगे जो है सामने आगे चलना है। तो हमने हिस्ट्री लिखी ही नहीं, भारत में किसी ने हिस्ट्री लिखी ही नहीं, जरूरत ही नहीं समझी हिस्ट्री लिखने की। आगे देखो आगे बढ़ो, आगे देखो आगे बढ़ो, आगे देखो आगे बढ़ो, ये मानसिकता है भारत की। ये गलत है या सही है मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी, ये हमारी मानसिकता रही है। लेकिन याद रहे, इसी मानसिकता के कारण, इसी मानसिकता की जमीन पर भारत ने विश्व को अध्यात्म दिया, भारत ने विश्व को दर्शन दिया, भारत ने विश्व को अंक गणित दिया, भारत ने विश्व को ज्योतिष विज्ञान दिया, भारत ने विश्व को आयुर्विज्ञान दिया। देख लीजिए, तौल करके देख लीजिए। हम यूपीएससी कंपीट करने वाले विद्यार्थियों को बोल रहे हैं आप उसको पढ़ करके कर लीजिए, कर लीजिए, लेकिन इसको भी थोड़ा सा तौल कर देखिए। क्या ये चीजें हमारी नहीं है? क्या ये चीजें हमारी नहीं है? तो अगर ये चीजें हमारी हैं तो वो कौन सी चीजें जो गायब होती जा रही हैं, उनके वैल्यूज हमें हमारे फ्यूचर को कैसे बना सकती हैं, इस पर गौर करने की बात है। तो ये जो बात उठी कि महाभारत 5000 साल पहले हुआ था, चलिए हम 3500 साल बोलते हैं, विज्ञान भी बोल ही चुका है, अब राजनीति हो रही है, होने दीजिए, राजनीति करने वाले उनका ये पेशा है, धंधा है, भाई ठीक है, आपको मुबारक, आप अपने काम में लगे रहिए, लेकिन जनता भी अपने काम में लगेगी। स्वतंत्र विचार रखना तो हमारे संवैधानिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इस पिछले 70 साल में क्या हुआ है, अभी जब LK आडवाणी साहब ने बात उठाई थी और सुब्रमण्यम स्वामी ने बात उठाई थी कि भारत का इतना पैसा विदेशों में जमा है, 2011-12-13 में चर्चा काफी हुई है। जब ब्रिटिश लोगों के सामने में जब बात उठाई गई, ये अनऑफिशियल है, लेकिन जहां धुआं है वहां आग होता है, तभी तो धुआं बनता है। उन लोगों ने कहा, कोहिनूर लेने की बात हुई थी ना, तो उन लोगों ने ये कहा कि हम लोगों ने आपसे 200 साल के भारत में रहने के क्रम में जितना धन लिया, उसका हजारों गुना ज्यादा तो आपने मात्र 70 साल के स्वराज में आपने स्वयं अपने देश से निकाल के हमारे बैंकों में जमा किया है, स्विट्जरलैंड के बैंकों में, विदेश के बैंकों में। तो हमें क्यों उंगली उठा रहे हैं? पहले आप अपने घर को तो देख लीजिए। लोगों का मुंह बंद है। अब फिर तो आप देख ही रहे हैं कि पैसा वापस आना नहीं आना, आना नहीं आना, कितनी राजनीति हुई, चलती जा रही है, बात चलती जा रही। केवल पढ़ते चलिए, समझते चलिए, कहानियों के बिटवीन द लाइंस अपनी समझ बनाते चलिए। तो इस ढंग से चलते 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 आज भारत ऐसी कगार पर खड़ा है। इतना करप्शन भारत में और इतनी बदनामी भारत की सारी दुनिया में, सारी जगह। लेकिन इतिहास को तो समझना पड़ेगा, ये ऐसा हो क्यों रहा है। अमेरिका के भी पैसे स्विट्जरलैंड में जमा थे, जर्मनी के लोगों का भी पैसा स्विट्जरलैंड में जमा था, और जैसे ही बात चली थी 3 महीने के अंदर में अमेरिका के सारे पैसे स्विट्जरलैंड को वापस देना पड़ा, सारे पैसे अमेरिका में वापस चले गए। जर्मनी के भी सारे पैसे जर्मनी को वापस चले गए, लेकिन भारत का पैसा नहीं आ सका। और जानते हैं क्यों? अखबारों में ही लिखा हुआ है, लेकिन जो लंबे लंबे लेख निकलते हैं ना अखबारों में, उसकी हेडलाइन में नहीं लिखी जाती हैं ये बातें, बीच के पैराग्राफ्स में रहती हैं, और इतनी डेप्थ में पढ़ने का हम लोगों को पेशेंस नहीं होता है, इसलिए वो बातें मिस कर जाते हैं। भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग साइन की हुई है कि जो भी पैसा वहां जमा होगा उसका खुलासा हम नहीं करेंगे। ये साइन की हुई है अंडरस्टैंडिंग। अब ये अंडरस्टैंडिंग मोदी जी ने साइन किया है, लेकिन गाली तो सुनना पड़ेगा मोदी जी को कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ला देंगे। प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, गाली सुनना पड़ रहा है अभी। वो अंडरस्टैंडिंग किसने साइन की स्विट्जरलैंड के साथ कि हमारे जो खाते आपके यहाँ खुलेंगे आप उसका खुलासा नहीं करेंगे जब तक हम इस अंडरस्टैंडिंग को खारिज नहीं करते।
ये साइन किसने किया था, किसका शासन था। और ये जो 200 साल पुराना हमारा भारत देश सोने की चिड़िया, पूरी धरती पर केवल एकमात्र देश है जो सोने की चिड़िया, एकमात्र देश, जो मैं शुरू में बताया, वो यहां तक कैसे पहुंच गया, इस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। इतना करप्शन कैसे हो गया, इतना क्राइम कैसे हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं। तो हमारा भविष्य कोई किसी और तरफ खींच करके ले जाना चाहता है। और भी देखिए, पिछले भारत पर पहला जो वेस्टर्न अटैक हुआ है वो 2300 साल पहले अलेक्जेंडर ने किया, भारत का विजय करने। आपको पता ही है वो क्या हुआ, चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेनाओं ने मिलकर के उनकी योजना के मुताबिक उनको वापस जाना पड़ा। कुछ परमात्मा ने साथ दिया, ऋषि मुनि वहां पर मिले, वापस चले गए, समझिए। और उस चीज को पूरा किया अंग्रेजों ने आकर के। सिंधु नदी क्रॉस करना मुश्किल था, उन्होंने समझ लिया कि सिंधु नदी तो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ मैजिकल चीज है भैया, वहां जाने के बाद बर्बादी हो जाती है, उधर मत जाओ। तो समुद्र को चारों तो इधर से घूम करके आकर के इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। काम वही किया, उन्होंने काम वही किया जो जहां पर अलेक्जेंडर छोड़ गए, उसी काम को अंग्रेजों ने आकर के किया, पूरा किया, और भारत बर्बाद ही हो गया। अंग्रेजों ने जो शासन किया और उसके बाद स्वतंत्र भारत का जो शासन हुआ, इस बीच में ये जो 200 साल पहले का जो भारत था वो बर्बाद हो गया, उसकी छवि बदल गई। ऐसी सभ्यता जहां ऋषि महर्षि पैदा होते थे, जहां बड़े बड़े तपस्वी होते थे, फिलोसफर्स होते थे, महात्मा बुद्ध, जैन मुनि, तीर्थंकर, आर्यभट्ट, चाणक्य, सब मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि भविष्य इतिहास के आधार पर नहीं है, इतिहास को नए ढंग से लिख करके नए ढंग से बनाए, इसको हमारे कब्जे में रहना चाहिए। और आज भी भारत किसी अदृश्य शक्ति के गुलाम है, नहीं तो हमारी शिक्षा में अभी पुराने इतिहास ही मात्र क्यों है। कुछ दिन पहले हमसे एक प्रश्न पूछे थे, ये बात है वाराणसी में शायद या पटना में, सवाल हमसे जर्नलिस्ट ने सवाल किया, पत्रकार ने, सीनियर पत्रकार कोई, कि इतनी जो नारी प्रताड़ना का जो इतना है स्वामी जी, इस पर आपका विचार। तो मैंने यही कहा था, आज भी कहता हूं, हमारा देश ऐसा कभी रहा नहीं था सब ना, ये तो हमारी संस्कृति में कभी थी नहीं बात। हमारी संस्कृति तो ये कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां नारियां नहीं पूजी जाती हैं वहां उनका कोई भी काम फलवती नहीं होता। जितनी देवी देवताएं हैं आप देखिएगा 90% देवी ही हैं, देवताएं नहीं है। पुरुष देव कम हैं, हनुमान जी हैं और एक दो और हैं, बाकी तो सब देवी ही हैं। ये हमारी संस्कृति है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो नारी को तो अभी अभी हाल में वोट देने का अधिकार मिला, 100 साल भी नहीं हुआ उनको वोट देने का तो अधिकार भी नहीं था, सड़क पर निकलने का अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से डाउनग्रेड करके 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 हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैंने उनको कहा, देखिए नारी प्रताड़ना जो है व्यवहारिक पक्ष को लीजिए। मैंने पहले ये श्लोक अपना सुना दिया जो वेदों से आ रही है पहले से बात, उसके बाद में बोले हाँ स्वामी जी लेकिन ये तो व्यवहारिक, तो आइए ना व्यवहारिकता पर। हमने कहा ठीक है व्यवहारिकता पर आते हैं। भारतवर्ष में खासकर मूलतः 3 रिलीजन चल रहे हैं, हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन। रिलीजन से हमें संस्कृति मिलती है, वो बताता है क्या करना है क्या नहीं करना। हर एक मुसलमान का बच्चा, उसे मदरसा में जाना जरूरी है, वहां जाके कुरान पढ़ना जरूरी है उसके, और कुरान में क्या लिखा हुआ है बचपन में ही उनका माइंडसेट वहीं से स्टार्ट होता है। हम मुसलमान हैं, ये अल्लाह ने कहा ये तुम्हारा भोजन है, ये तुम्हारा भोजन नहीं है, तुम शराब नहीं पियोगे क्योंकि ये तुम्हारी चीज नहीं है, गंदी चीज है, तुम ये करना। और ऐसे ऐसे करके उनको बताया गया रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, या क्या कैसे क्या खाना, क्या आचरण, क्या व्यवहार, सब बताया जाता है। फिर एकेडमिक पढ़ाई उनकी शुरू होती है। चलिए क्रिश्चियन को भी वही है,
बाइबल पूरी पढ़ाई जाती है उनको। जो भी क्रिश्चियन परिवार के बच्चे हैं उनको बाइबल की का पाठ उनको अपने मिशनरी स्कूल में उनको बताया जाता है। जब हम बच्चे थे, मैं बच्चा था, आज से कोई 60 साल पहले, जब मैं 10 वर्ष का बच्चा था, हमारे पुस्तकों में नीति श्लोक पढ़ाए जाते थे। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरता नाम तो वसुधैव ही कुटुंबकम। खत्म। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। आज जो युवक है, भारत का जो हिंदू का युवक है, उसे पता नहीं है कि क्या खाना उचित है, क्या खाना गलत है, क्या पीना सही है, क्या पीना गलत है, क्या व्यवहार सही है, क्या व्यवहार गलत है। और इसकी पॉपुलेशन हमारी 80% है। अब 80% पॉपुलेशन को पता नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है इनके लाइफ में। इनको डी कल्चर किया गया धीरे धीरे करके, पाठ्य पुस्तकों से हटा हटा करके इनको डी कल्चर किया गया। क्यों? एक साइंटिफिक जनरेशन खड़ा करना है। खाक साइंटिफिक जनरेशन। खाने को, नौकरी को बेचारे को आप दे नहीं रहे, खाने को पैसे नहीं, उनको हाफ एजुकेटेड होकर के बेचारे जहां का तहां मारे फिर रहे हैं। ग्रेजुएट बच्चे कुली बन के ट्रेनों में बेचारे मारे फिरते हैं। ये साइंटिफिक जनरेशन आपने 17 साल में तैयार करी है। हाँ, उनके लाइफ से नीति को हटा दिया, जरूर मॉरल टीचिंग को आपने जरूर हटा दिया, और आज आप उनको ब्लेम कर रहे हैं। बड़ी भद्दी कौम है ये जो हिंदू है, बड़े भद्दी कौम है। इतने गंदे होते हैं, ये रेप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी ब्लेम बेचारी के ऊपर में, और भी इनका सिर नीचा है। कीजिए, डिमोरलाइज करके रखिए। तो कारण ये है सर, कारण और कुछ नहीं है। कारण ये है कि एथिक्स नहीं रहा। हिंदू एथिक्स नाम की चीज हमारी सोसाइटी में बची ही नहीं है। आप ये मान करके, जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके पास में एथिकल टेक्स्ट उनको पढ़ाए जाते हैं, उनको मेंटेन करके रखा जाता है। पंजाबी लोग मेंटेन करते हैं अपना, सिख लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, गुरबानी पढ़ाते हैं उनको। क्या है, देखिए कैसे मैनर से चलते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, मेहनत करते हैं, बिहेवियर उनका देखिए। मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सब आगे हैं, सब आगे निकल रहे हैं। हिंदू तो गया, और राजनीति वाले ऊपर से राजनीति कर गए। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे भैया, हिंदू मुसलमान, जबकि हिंदू का जो सही परिभाषा है हम लोगों के मुताबिक, वो है हिंसते द्वेष जह सह हिंदू। ये वो संस्कृति है जहां द्वेष नष्ट हो जाता है, द्वेष समाप्त हो जाता है, जहां द्वेष भावना रहती नहीं है, उसको हिंदू कहा जाता है। सब में अपनापन होता है, वो हिंदू संस्कृति। ऐसे तो बोलते हैं कि सिंधु के इधर हिंदू सा कुहा, ये वो तो ठीक है, वो भी एक सही बात है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक जो आनंद मार्ग जो जिसको मान्यता देता है, वो बात ये है, हिंसते द्वेष भावना जह स हिंदू। हिंदू वह है जहां द्वेष भावना समाप्त हो गई है, उस मानसिकता को हिंदू कहते हैं। और उसी की बदौलत भारत इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ था कि हम सोने की चिड़िया बने हुए थे। और हमारे बारे में ऐसी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को पेश की लॉर्ड मैकाले ने। मात्र 200 साल, अभी 200 साल भी नहीं हुआ है, हम इतने बर्बाद हो गए। 1835, अभी 2035 होने में 15 साल बाकी हैं। 185 ईयर्स केवल हुए हैं हमारे, और हम इतने नष्ट हो गए। और आज हमें हमारी पहचान इसी रूप में हो रही है, और इसके पहले का जो हम थे उसका हमारे पहचान से हटा दिया गया। किसने हटाया? किसी ने तो कुछ की, कोई तरकीब लगाई है, तब तो ऐसा हो गया। जो सभ्यता 15,000 साल से चली आ रही है, वो मात्र 185 साल में इतनी डाउनग्रेड कैसे हो जाएगी सर? क्या बात कर रहे हैं? ये हवा की बात है, ये व्यवहारिकता की बात नहीं है। आइए जमीन पर आकर के बात करते हैं, ये कैसे व्यवहारिकता की बात हो जाएगी? अगर सिस्टमेटिकली इसको डैमेज नहीं किया गया तो ऐसा कैसे हो जाएगा? जो सभ्यता 15,000 साल से कंटिन्यू कर गई, सरवाइव कर गई, मुसलमान भी आए तो इतने प्रेज किए इंडिया को, यहाँ बसना शुरू कर गए। दूसरे जगह आते थे, लूट करके ले जाते थे अपने गांव, अपने देश। उनको इतना सौहार्द यहाँ मिला था कि यहीं रहने लगे, गले लगने लगे, एक दूसरे के पर्व त्योहार में भाग लेने लगे, एक दूसरे की टाइटल को फैमिली नाम अडॉप्ट करने लगे, शादियां करने लगे आपस में। हिंदू संस्कृति इतनी सेक्युलर संस्कृति है, सबको बुलाता है, सबको घर में जगह देता है। अतिथि देवो भव, जो आ गया हमारे घर में, जो हमारे देश में आ गया, चलो उसको भी जगह दो रहने के लिए। ये हमारी संस्कृति रही है।
द्वेष होता ही नहीं है भारत में किसी को। भारत की मानसिकता, हिंदू की मानसिकता में द्वेष नाम की चीज है ही नहीं, सब अपना है। तो उस मानसिकता से जो 185 साल पहले थी, व्यवहार में थी, जब तक हमारे गुरुकुल चल रहे थे। नई शिक्षा नीति वहीं से शुरू होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मॉडर्न एजुकेशन वहीं से शुरू होती है, और आज हमारी ये हालत हो गई है। हमारे गुरुकुल रहे नहीं, वो जो बच्चों को तरीके से श्लोक, नीति श्लोक पढ़ा पढ़ा करके उनका चरित्र निर्माण किया जाता था, सबको डिसबैंड करके, इलीगल बना करके मॉडर्न एजुकेशन में ले जाना है, साइंटिफिक कॉम तैयार करनी है, क्योंकि हमारा भविष्य लिखने वाला कोई और था, जिसने हमारे इतिहास से हमारी जो धरोहर थी उसको हटा करके एक नया इतिहास, नई कहानी बना करके हमारे सामने हमें रखा, और बाकी चीजों को बकवास बोल करके बोला ऐसे इसमें रहोगे तो परीक्षा भी पास नहीं करोगे, चलो आगे बढ़ो। इसलिए इतिहास को फिर से समझने की जरूरत है, और जो गैप्स हैं बीच बीच में उसमें प्रश्न बनाइए, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए, और आप यहाँ पर पहुंचेंगे जहां पर मैं पहुंचा हूं। और देश के लिए हमारा और आपका भी एक कर्तव्य है। इसलिए मैंने कहा ये सद्विप्रों का प्रभुत्व है। और सद्विप्र कौन है? जो सात्विक विप्र हैं, जो साधक, परमार्थ साधना में जो रमे हुए विप्र हैं। विप्र का मतलब बुद्धिजीवी, वो सद्विप्र है, सत विप्र। और उनकी मानसिकता क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी को सुखी होने दो, सभी को सुखी बनाओ, सभी को रोग मुक्त करो, सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, और हर किसी के पॉजिटिव साइड को, शुभ शुभ पक्ष को सभी देख करके आनंद से जिएं और आगे चलें। ये जो मानसिकता होती है, इसके लिए हमारा अर्थ विज्ञान क्या, अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारी शासन व्यवस्था में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें उसमें जोड़नी हो। ये सद्विप्र, प्रगतिशील, सही प्रगतिशील विचारधारा ये है। एक देश दूसरे देश को नीचे गिरा दे, टांग खींचे, युद्ध कर दे, विश्व युद्ध कर दे, ये प्रगति नहीं होती। ये विश्व युद्ध करना कोई प्रगति नहीं होती है। हाँ, जो हमारा दुश्मन है, जो हमें अपना दुश्मन मानता है, उसको भी हम अपना मान करके आगे बढ़े, उसको भी अपना बना लें, ये होती है सद्विप्र की बात। तो नए तरीके से अपने आप को समझना है, और नए तरीके से जो समझेंगे तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास को समझें, और अपना नया भविष्य कैसे उससे निकाल सकते हैं उसके बारे में तब हमें रास्ते दिखलाई पड़े। अब हम आते हैं, कुछ आपके लिए नोट हम लिख रखे थे। एक प्रश्न हमारे पास हमें पूछा गया था, वो प्रश्न था मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति के बारे में हमें प्रश्न भेजा गया। तो पहली बात तो यह है कि यह एक स्मृति है, इसका नाम ही है मनुस्मृति। ये स्मृति शास्त्र है। अब स्मृति क्या चीज होती है? स्मृति होती है वो चीज जो सामाजिक संस्कृति में व्यवहार में चली आ रही होती है। ये चीज है तो ऐसे ऐसे करने का रिवाज है हमारा, जो ट्रेडिशन होता है, कस्टम होता है। आपको याद रहे, भारतवर्ष में ही वो मानव जाति रहती है, भारत के ही लोग हैं वे लोग जो चीजों को याद रख करके चलते रहते हैं। उनको लिखने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसे बोलिए तो वेद तो 15,000 साल से लोग याद करके चल रहे थे। लिपि बनी उसके पहले तो सब याद करके ही चलते थे। हम लोग याद करते थे। हमारे समय में हम लोग जो है 40 तक के जो है पहाड़े हम याद करते थे, ऐसे ही 39 के पहाड़े, 29 के पहाड़े, 17 के पहाड़े, हम ऐसे ही बोलते थे फटाफट फटाफट। हम लोग को 40 तक ही पढ़ाया जाता था, लिखने की जरूरत नहीं होती थी, बता देते थे। 19 के पहाड़े, हाँ बता दिए फटाफट। आज तो 5+5 करना है तो उसमें लिखना पड़ेगा, मन में आ रहा है लेकिन फिर भी एक बार जो ऐसे करके देखना पड़ेगा। 17+5 जो है 22 होता है कि क्या होता है, मन तो ठीक बोल रहा है, इसमें भी देख लेते हैं। ये आत्मविश्वास खत्म हो गया। खैर, तो ये मनुस्मृति क्या है? ये स्मृति है। तो ये स्मृति है, तो जैसे वेद की स्मृति चल रही थी, वेद स्मृति में चली आ रही थी, वेद के सारे ज्ञान स्मृति में थे, उसी ढंग से ये भी जो है ये स्मृति की चीज है। समाज की व्यवस्था, दंड विधान क्या है, इनहेरिटेंस का लॉ क्या है,
है ना, शादी करने की कार्य व्यवस्था कैसी चलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कैसे एडजस्टमेंट होता है, सारे नियम कानून सब जो है उसी में लिखा रहता था। और इसका संरक्षक राजा होते थे, तो राजा लोग इस सारी नियम कानून को चलाते थे और सारी प्रजा इसी नियम कानून से चलने की रिवाज में चल रही। अब इसको रिटन फॉर्म में लाया गया है, कोडिफाई किया गया है ठीक उसी पीरियड में। एग्जैक्ट पीरियड याद नहीं है, क्यों लिखा हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि भारत तो अपना इतिहास कभी लिखता ही नहीं रहा है। यहां तक पता नहीं है कि आदि गुरु शंकराचार्य का काल कौन सा है, अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान लगाना पड़ता है। फाहियान और हुएनसांग ने कुछ चीजें लिखी थी, उसके आधार पर हमको बताना पड़ रहा है बहुत सारी चीजें। अपना नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हमारी मानसिकता है लिखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो, सब स्मृति में रहते थे और लोग मर गए तो गया, उस स्मृति चली गई। खैर, तो इसको कोडिफाई किया गया है उसी पीरियड में, जो पीरियड है महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह के बीच का, ये सारी उस पीरियड में कोडिफाई किया हुआ, लिखा, संकलित किया गया। तो एक ऋषि ने, एक मुनि का नहीं है, यह ट्रेडिशन में, प्रैक्टिस में चलता आ रहा है, उसको लिखित फॉर्म में। तो कोई बोल रहे हैं कि भृगु मुनि ने लिखा था, ठीक है भाई, तो दूसरे बोलते हैं किसी और ने लिखा था, तो तीसरे बोलेंगे किसी और ने लिखा था। तो मैक्सिमम इसका डेट जाता है 200 बीसी। तो ये जो 200-300 बीसी है, ये सभी उसी पीरियड। एक बहुत और भी बहुत पुराना डेट एक डालते हैं, वो है 1300 बीसी। अब आप 1300 बीसी लीजिएगा तो फिर कहां चले जा रहे हैं? महाभारत के बाद, क्योंकि हम लोगों के मुताबिक महाभारत 3500 साल पहले हुआ है, और 1300 बीसी आप जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? 3300 पर पहुंच जाएंगे। और आनंद मूर्ति के हिसाब से महाभारत हुआ है 3500 पर, आज से 3500 ईयर्स पहले हुआ है। तो महाभारत के बाद, जो विनाश के बाद जो समाज फिर से जो चलने के लिए मन बनाया और जो वेद के हिसाब से सारी चीजों को सजाया गया, लोग गाइड करने लग गए समाज को कि आप ऐसे चलो, आप आगे ऐसे चलना है, तो उसी समय ये सारी चीजें कोडिफाई करके समाज में, प्रैक्टिस में इसको सजा करके लाया गया और कोडिफाई करके रखा गया। जो राजा बने उनके पास में एक किताब रही कि भाई इसके मुताबिक चलना। तो इसमें 4 चीजें हैं। एक तो है वेद, सोर्स क्या है, ये जो कानून है, मनुस्मृति में जो कानून लिखे हैं, सामाजिक जो लॉ है, तो ये बात को भूल जाइए कि ब्राह्मणों ने लिख दिया बैठ कर। अरे भाई, ऐसी बात नहीं। अब कोई बोले आज हम लोगों को कोई कल को बोलेगा कि आईएएस अफसर लोग ऐसे करते थे, आईपीएस अफसर लोग मिल जाए। अरे भाई, ऐसी बात नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है, जो क्वालिफाई किए, जो आगे निकले, जिनके ऊपर जवाबदेही आई, उन्होंने किया। ये कोई जाति विशेष वगैरह करके आज राजनीति करने वालों ने ऐसा आग लगाने की कर लिया, लेकिन वैसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि जो प्रशासन में थे, सभी के सभी प्रशासन में तो जा नहीं सकते। आज क्या सभी के सभी आईएएस अफसर बने हुए हैं क्या? सभी के सभी आईपीएस अफसर बने हुए हैं क्या? ये खुली दौड़ है, आप आगे निकलिए, ठीक, आप बन जाइए आईपीएस अफसर। खुली दौड़ है, आप आगे निकलिए, बनिए आईएएस अफसर। खुली दौड़ है, बनिए, आगे बढ़िए, बनिए इंजीनियर, बनिए डॉक्टर, बनिए, ठीक है। अब उसको बोल दीजिए कि इनका एक क्लास है, ठीक है। राजनीति करने का कोई एंड नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई एंड तो नहीं है, लेकिन समय बर्बाद होने के अलावा कुछ होता नहीं है। फिर मैं उसी बात पर आऊंगा। 70 साल से जो भारत आजाद हुआ है, इस पीरियड में हमारे विद्यार्थियों को कैसी ट्रेनिंग दी गई है? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पुलिस की जीप जला दो, बसों में आग लगा दो, रेल की पकड़ में पटरियां उखाड़ो, डीएम का घेराव करो, गालियां दो, एसडीओ को गाली दो, सबको गाली दो, चक्का जाम करो। और ऐसे करते 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 दिमाग पढ़ाई से हट गया, पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं हुए, फेल होते चले गए, सेमी एजुकेटेड बन के रह गए, और आज एमएलए एमपी बने हुए हैं, कानून बना रहे हैं हमारे देश के लिए। तमाशा देखिए,
हर बात में नेगेटिव 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 नैरेटिव चलता है हर बात में। आज पूरे देश में अगर कोई एक आदमी है जो लॉकडाउन का विरोध कर रहा है, केवल एक आदमी है जो लॉकडाउन का विरोध करता है, तौल कर देखिए, तौल कर देख लीजिए, बात वहीं जाके बैठ जाएगी। सारे तरफ से फेलियर लोग होकर के जो है राजनीति में, हम किसी पक्ष और विपक्ष की बात करने के लिए नहीं आए, हाँ, लेकिन तौलना जरूरी है। तो हमारे विद्यार्थियों को सड़कों पर उतार उतार करके विद्यार्थी आंदोलन करवा कर करके एक जो है पॉलिटिकल क्लास के लिए विद्यार्थियों को निकाला गया और उनकी मानसिकता बनाई गई, विरोध करने की राजनीतिक संस्कृति तैयार की। मात्र विरोध करने की राजनीतिक संस्कृति देश में तैयार हुई है। मात्र, मैं बोल रहा हूं मात्र, दी ओनली पॉलिटिकल कल्चर इज द पॉलिटिक्स ऑफ डिनायल। जो विपक्ष है उसको डिनाई करो, प्रतिपक्ष जो है वो का डिनाई करना ही विपक्ष का काम है। सही भाई, एक पांव दूसरे पांव को काटे जा रहा है, क्या देश चलेगा? क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हो भाई? खैर, तो मनु की बात उठाई गई थी, मनु विरोधी आंदोलन भी शुरू किया गया। दुख है कि जो कोड चला रहा था, जिस कोड के सहारे भारत क्राइम फ्री सोसाइटी हुआ करता था, भारत समृद्ध देश हुआ करता था, भारत ने ऋषि महर्षि और अध्यात्म की ऊंचाइयों पर जाकर के इतनी बड़ी बड़ी चीजें विश्व को दिया, विश्व मानवता को दिया, बुद्धिज्म दिया, जैनिज्म दिया, सारी चीजें दिया। आप उसको खत्म कर रहे हैं, हटा देना चाहते हैं। तो वो जो कल्चर है वो मनुस्मृति से ही तो आई थी। सोच कर देखिए कि भारत जब सोने की चिड़िया थी, किस संस्कृति के बदौलत, किस संस्कृति के बदौलत हम सोने की चिड़िया बने हुए थे? कीजिए विश्लेषण, कौन सी संस्कृति थी हमारे भारतवर्ष में उस समय जब घरों पर ताले नहीं लगते थे? कौन सी संस्कृति चलती थी? ये मनुस्मृति से जो संस्कृति आ रही थी वही चल रही थी हमारे यहाँ। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मनुस्मृति में, स्मृति में सारी चीजें सही है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। समय आगे निकलता है, सोसाइटी सोफिस्टिकेशन बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, नए नए बनाने पड़ते हैं, लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य को हटा करके, जड़ों को काट करके अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते हैं सर, कभी नहीं कर पाएंगे। जड़ों को रखे रहिए, आप उसमें नए पौधे लगा करके नई वैरायटी बना सकते हैं, उसकी वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जड़ों को काट दीजिएगा ना, संस्कृति की जड़ों को रखना पड़। तो मनुस्मृति में 4 चीजें थी। एक है वेद का ज्ञान, दूसरा है आचार, जो व्यवहार में चलता आ रहा है, समाज में चल रहा है, उसकी कंटिन्यूटी। मृत्यु के बाद में इनहेरिटेंस कैसे सेटल किया जाएगा, शादियां होगी तो कैसे होगा, मृत्यु के बाद में क्या होता है, हर चीज का बात व्यवहार कैसे करना होता है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना होता है, छोटों से कैसे, राजा के सामने कैसे व्यवहार होता है, किसके सामने कैसे व्यवहार होता है, ये जो हमारी संस्कृति थी, एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली कैसे बात करना होता है, हम हाथ जोड़ करके पहले से प्रणाम करने वाले लोग रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका आचरण कैसा है, उसको बोलते हैं एटिकेट। वो जो एटिकेट है वो एक पोर्शन है मनुस्मृति में, और एक पोर्शन है ओपन रखा गया है कि अगर इन सारी चीजों से आपको गाइडलाइंस नहीं मिलता है तो आपकी आत्मा जो कहती है उसके मुताबिक आप आगे बढ़िए, आत्मसंतुष्टि के हिसाब से आप गाइडेंस लेना चाहते हैं मनुस्मृति से, तो एक तो है कि वेद के हिसाब से ये चीज क्या कैसे करना है, चलो उसमें कुछ नहीं मिलता है। चलो आचरण में, व्यवहार में क्या इसके बारे में कुछ है, जो व्यवहार में ट्रेडिशन में कैसे चलता आ रहा है वो है क्या, उसको खोज लीजिए। अरे उसमें भी नहीं मिलता है। तो जो विद्वान लोग हैं, जो पूजनीय लोग हैं, ग्रैंडफादर हैं, मदर हैं, फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड रिलेटिव्स हैं, या एजुकेटेड, हाईएस्ट एजुकेटेड लोग हैं, उनसे जाके पूछा इसके बारे में कुछ हमको दिशा निर्देश कर दीजिए।
अगर वो भी बोलते हैं कि नहीं बाबू इसके बारे में तो कुछ पहले से है नहीं, लेकिन हाँ ये तो बात है तो देखते हैं, अगर इन तीनों जगह अगर कुछ रेफरेंस नहीं मिलता है तो मनुस्मृति में ये भी है कि आपकी आत्मा जो कहती है उसको फॉलो करती है। और ये सारी चीजों को मिला करके आपकी मनुस्मृति बनी। इसलिए मनु नाम के कोई थे नहीं जिन्होंने मनु स्मृति लिखी है, नहीं नहीं, इन चार चीजों का संकलन जो है वो मनुस्मृति है। और इसी के हिसाब से भारत चलता आया 1835 तक। उसके बाद जो है मॉडर्न एजुकेशन का जो वहां से सिलसिला जो उन्होंने लगाया, उसके बाद उनको ऑथराइज किया गया यहाँ के एजुकेशन को मॉडर्नाइज कीजिए। तो उसके बाद का तो कहानी आपके सामने है, उसमें कुछ कहने का हमारा बनता नहीं है। तो ये चीज है, इसके मुताबिक हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वेद, स्मृति, सदाचार, ये तीन चीजें, और जो अपने आत्म संतुष्टि, ये आपको उसमें मिलेगा। ये मनुस्मृति का इतिहास रहा है। जैसे वेद स्मृति में मेमोरी में चलते आ रहे थे, बाद में कोडिफाई करके उसको लिख दिया गया, लिपिबद्ध किया गया, उसके से मनुस्मृति को भी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इन्होंने लिखा, कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने लिखा। चाहे जिन्होंने भी लिखा है, जिन्होंने लिखा है हम उनका आदर करते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ यही है कि ये संकलित किया हुआ है, किसी एक व्यक्ति ने बैठ करके अपने मन से ये सारी चीजों को नहीं लिखा है, बल्कि कोडिफाई संकलन का, इसका संकलन है। इसलिए अगर कोई इसका विरोध करने का आंदोलन करते हैं, ये मनुवादी है मारो इसको, ये अरे भाई मनुवादी है तो आप मरिएगा, कोई बात होती है? मनुवादी हैं, आप उनके साथ कोई एग्जिस्ट कीजिए ना। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप बहुमत में है तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब कल ये बहुमत में हो गए तो आपके ऊपर में जाएंगे, तो ऐसे चलेगा समाज। एक तरीका होता है, ये तो असभ्य लोगों की बात होती है। और अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, व्यवहार है असभ्य जैसा। अब बोले हम प्रोग्रेसिव हैं, तो प्रोग्रेसिव होने का नाम भी बर्बाद होगा। प्रोग्रेसिव इसी को कहते हैं क्या? तो कोई भी नहीं प्रोग्रेसिव होना। तो राजा का ये काम था इन चीजों को संरक्षित करना और इसको लागू करना। और जब राजा बदलते गए और अंत में मुस्लिम राजा लोग आ गए, तो अपने मुसलमान कोड से चलना शुरू किए। तब तो बात फिर अब दो कोड हो गया। अब आपको हम एक बात और भी बताते हैं कि ये जो कोड है, मनु का जो कोड है, ये आर्यन कोड है। कैसे? कि इसी तरह का कोड आपको जर्मनी में भी मिलेगा। और जर्मनी क्या है? आर्यन रेस है। तो जर्मनी का जो ट्राइब थे, 4 ट्राइब थे जर्मनी के, मेन 4 ट्राइब जो है जर्मन, 4 आर्यन ट्राइब जर्मनी बनी हुई है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उनके पास भी एक कैरेक्टर है, एक पात्र है, एक व्यक्तित्व है, जिसका नाम है मनुष्य, MANNUS, मनुष्य। एस को साइलेंट कर देते हैं तो मनु। तो उनके पास भी मनु है, और भारत में भी मनु। और वो भी फादरलैंड, अपने जमीन को फादरलैंड बोलते हैं। वो फादर को ये करते हैं, मदर को जगह नहीं थी, फादर को जगह। आर्यन में फादर को, क्योंकि वही राजा बनेंगे, वही युद्ध जीतेंगे। माँ पीछे से रहेंगी, घर को बढ़िया से सजा करके रखेंगी, और पिता जो है आगे बढ़ेगा, रास्ता बनाएगा, और माँ पूरे परिवार को लेकर के साथ में चलेगी। तो यही चीज पितृ प्रधान व्यवस्था, पैट्रियार्कल सिस्टम मनुवाद में भी है। इसलिए राजा के पास में ये ड्यूटी थी कि वेद के संरक्षण की व्यवस्था करे, संरक्षित रखे, सामाजिक जो आचार व्यवहार है उसको इन्फोर्स करके रखे, उसको बचा करके रखे, उसका पालन करवावे सभी से। जो विद्वत जन है उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए की व्यवस्था करें, और उनका जो व्यवहार है समाज में जाए, लोगों को मिले, उसके लिए नीति श्लोक वगैरह बनते थे, और वो उनको पढ़ाई में डलवाते थे, गुरुकुल में डलवाते थे। ये राजा का काम था। तो राजा तो नारी होती नहीं थी। तो ये भी पितृ प्रधान व्यवस्था, मनुवाद भी हो गया, और यही चीज आपको वहां भी मिलेगा।
तो यूरोप में जितने भी राजा महाराजा राजा वगैरह हुए सब तो वही थे, आर्यन ट्राइब के ही थे, सभी मेल थे, सब पुरुष थे। तो ये चीजें हैं। जबकि भारत में इसका विरोध हुआ। ये पहले हम लोगों ने विरोध किया, यूरोप से हमने नहीं सीखा। ये पहले हम लोगों ने विरोध, हम लोगों ने इसको किया था। उसकी अलग कहानी है, कल के क्लास में हम उसको कवर करेंगे। एक कहानी है उसके पीछे, बहुत अच्छी सी कहानी है जो आनंद मूर्ति जी ने बताई है, उसकी चर्चा हम कल करें। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।